नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा रोज का आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी। खर्चा पानी में हम बात करते हैं खबरों की, आर्थिक मामलों से जुड़े खबरों की, फाइनेंस की खबरों की। कभी कभी शेयर मार्केट बड़ा टूट जाता है और आज हमने सोचा कि क्यों न बात की जाए चुनावों से जुड़ी हुई। चुनाव से जुड़ी हुई कैसी बात कर सकते हैं खर्चा पानी में? इकोनॉमी की बात तो कर ही सकते हैं। जो राज्य चुनाव में जा रहे हैं, जिनकी राज्य में जिस राज्य में ये हल्ला है कि हमारी सरकार ने इतना किया और उस सरकार ने इतना नहीं किया और हमारी सरकार आएगी तो हम इतना करेंगे, तो साहब थोड़ा पैमाने को परखने का समय आ चुका है और इन सब सारे सवालों से हम बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए हम लोग आज का एपिसोड। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. और आज के खर्चा पानी में हमारे गेस्ट हैं मनीष जी। मनीष जी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं और बहुत दिनों बाद मिले हैं। जाड़े का समय है और 2-3 दिनों तक काफी माथापच्ची करने के बाद यूपी की इकोनॉमिक्स पे बहुत सारी पढ़ाई करके और तैयारी करके आए हैं। मनीष जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते सिद्धांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला, जैसे हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम लोग यूपी की इकोनॉमिक्स पे थोड़ी बातचीत करेंगे, तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव यूपी की इकोनॉमिक्स को लेकर मनीष जी, क्या है आपका? क्या स्पेंडिंग है, क्या सरकार की स्थिति है, राजकोष की क्या स्थिति है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर एक मोटा मोटी तौर पे अगर हम देखें किसी भी इकोनॉमी को, अगर हम लोग समझते हैं तो आम तौर पे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ से क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम एक चुनाव के को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ बातचीत कर रहे हैं तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए। अक्सर आप कितने चुनाव आपने कवर किया है, आपने बहुत करीब से चुनावों को देखा है, तो आपको बेहतर ये पता होगा कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो भले दब जाएं या खत्म हो जाए, लेकिन हर चुनाव में वो मुद्दे निकलने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो सतह पे आ जाए और लोग उसके बारे में बात करें। इसमें से स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, कृषि है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो दबाने के बाद भी नहीं दबते। जहां तक यूपी के इकोनॉमी की बात है या फिर किसी जगह की इकोनॉमी की बात है, तो हम लोगों को एक और बात समझनी चाहिए जो एक प्रोग्राम में खर्चे पानी के ही एक एपिसोड में हमने इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस किया था कि जीडीपी एक ऐसा आंकड़ा होता है जो इंडिकेट तो बहुत कुछ करता है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो भरमा भी सकता है। और इसीलिए हम लोग सिर्फ जीडीपी को अगर देखते हैं या फिर किसी सरकार के बजट को देखते हैं तो वो समुचित अर्थव्यवस्था का दर्पण नहीं हो सकता है। और यही जरूरत है कि हम लोगों को ये देखना है कि आखिर आपके पास संसाधन कितने उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का एलोकेशन आपने बंटवारा कैसे किया और उस बंटवारा करने के बाद आपको हासिल क्या हुआ। ये 3 स्तर हैं जिस पे जाकर के हम लोगों को जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में इन चीजों को हम लोगों को देखने की जरूरत है। आप जैसे उदाहरण अभी हम लोग लेते हैं यूपी का। यूपी हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। ये वास्तविकता है। महाराष्ट्र के बाद यूपी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। मतलब गुजरात भी नहीं, यूपी है? यूपी है। आज की तारीख में यूपी दूसरे नंबर पे है एक अर्थव्यवस्था के रूप में। एक बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या भी बहुत है। तो लेकिन अगर हम उसको पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो ये जो ऊपर से दूसरे नंबर पर वाला जो देश था जीडीपी के हिसाब से, वो नीचे से दूसरे नंबर पे आ जाता है। बिहार सबसे कम है पर कैपिटा के बेसिस पे। अगर हम देखें इसी को, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, तो ये नीचे से दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो अर्थव्यवस्था बड़ा दिखने में लगे वहां पे हर कोई खुशहाल है या हर किसी के पास में हर तरीके के व्यवस्था और बहुत अच्छे तरीके से उनको स्वास्थ्य या शिक्षा या फिर रोजगार के साधन उपलब्ध है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि यूपी में जो पर कैपिटा है वो 44,000 रुपीज पर कैपिटा इनकम है वहां का, जो कि हिंदुस्तान में नीचे से दूसरे नंबर पे। बिहार का सबसे कम है और यूपी का उससे बेहतर है। पर कैपिटा इनकम का डेटा है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जिसमें यूपी एक प्रदेश के रूप में बहुत अच्छा करता हुआ नहीं दिखता है। हमने हाल ही में ही चर्चा किया नीति आयोग के द्वारा दिए गए कुछ पैमाने जिसपे यूपी बहुत बुरा कर रहा है, और उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए जैसे हेल्थ के ही इंडिकेटर्स को लेकर के ये कहा जाने लगा कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट जो है यूपी का वो बेहतर है। अब इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट
का कहने का मतलब ये है कि अगर आप 0 से 1 की तरफ बढ़ते हैं तो आप में 100% का ग्रोथ रेट हो गया। अगर आप 1 से 2 की तरफ बढ़ते हैं तो 50% का ग्रोथ रेट हो गया, और 2 से 3 की तरफ बढ़ते हैं तो 33% का ग्रोथ रेट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितना छोटा बेस से आप स्टार्ट करेंगे, आपको थोड़ा सा भी विकास आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा ग्रोथ है। तो इस आधार पे अगर हम बाकी सारे पैमानों को भी एक एक करके देखेंगे कि उसमें यूपी का जो पोजीशन है अर्थव्यवस्था के रूप में उतना बेहतर है नहीं। और वहीं पे दूसरी बात ये कि यूपी ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल में खराब स्थिति में चला गया। यूपी का ऐसा कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पहले भी नहीं था जिसको इम्प्रूव किया गया हो पिछले 5 साल में। तो कहने का मतलब ये कि पिछले 5 साल में भी कोई खास हम लोग परिवर्तन देखते नहीं है, इससे पहले भी यूपी की स्थिति बदहाल थी। तो यानी 5 साल में हम कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, हम इसको थोड़ा पैमाने को और थोड़ा ब्रॉड करेंगे, अब थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे आई मीन। और पहले पैमाने का पहला पैरामीटर जैसा आपको मनीष जी ने बताया भी है कि हेल्थ है। मेरे सवाल कुछ थोड़े सिंपल से हैं मनीष जी कि उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों के, अपनी जनता के स्वास्थ्य पर 17 से लेकर अब तक या 17 के पहले तक क्या खर्च किया है, कितना खर्च किया है, नेशनल एवरेज क्या है, और जो हेल्थ के मामले में बड़े चैंपियन किस्म के स्टेट्स हैं जिसमें केरल हो गया, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, तो उनकी तुलना में अगर देखें तो उसी पैमाने पे हम कहाँ टिकते हैं, यूपी कहाँ टिकता है, इस ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, जो हेल्थ के बारे में अगर आपने, क्योंकि आपका स्पेसिफिक सवाल ये था कि कितना खर्च करते हैं, तो लगभग बजट का 5% यूपी में खर्च होता है हेल्थ के ऊपर में, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर में। और अगर आप उसको यूपी के जीडीपी के हिसाब से देखें तो वो लगभग 1.4% का आंकड़ा बनता है। लेकिन मामला ये है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि आप हेल्थ के ऊपर में कितना बजटरी एलोकेशन कर रहे हैं या जीडीपी का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप आखिर किस चीज पे खर्च कर रहे हैं। और जब आप वो देखते हैं कि खर्च किस चीज पे हो रहा है, फिर उस खर्च से हमें क्या फायदा मिला या नुकसान उसका हो रहा है, या फिर हम लोग किस तरह का आउटकम हमें दिख रहा है। यूपी में इतना खर्च करने के बाद में, जो कि हिंदुस्तान का जो एवरेज है लगभग वो 6% का बनता है, उससे कम ही है यूपी का। जो अगर आप बजटरी एलोकेशन देखें, बजट का हिस्सा जितना हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे खर्च हो रहा है। उसके बाद अगर जीडीपी के हिसाब से भी देखें तो वो भी हिंदुस्तान के एवरेज से कम है। केरल का आपने एग्जाम्पल लिया, उससे तो बहुत ज्यादा कम है। अगर आप मैं इंडिकेटर देना चाह रहा हूं आपको कि अगर आप ऐसे देखें, केरल से कितना कम है, क्या है वो आंकड़ा अगर बता सकें आप तो। केरल का लगभग 7% जो जीडीपी का हिस्सा है वो इस पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे जाता है। लेकिन मैं जो दूसरा आंकड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा था, अगर आप इसको इस तरीके से समझे कि जो तमाम तरीके के स्वास्थ्य सेवा हैं और उस स्वास्थ्य सेवा को लेने में कितने प्रतिशत लोग, मतलब उसमें सरकार की क्या भूमिका है, सरकार कितनी मदद कर पाती है, और लोगों को खुद से कितना करना पड़ता है। तो अगर आप देखें तो यूपी के केस में 99.5% लोग, उनके पास में किसी भी तरीके का सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनके हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर। लगभग 100% पूरी की पूरी आबादी। और इस तरह के हिंदुस्तान में सिर्फ 3 ही राज्य हैं, यूपी, झारखंड और बिहार, जहां पे पूरी तरह से आपके ऊपर में होने वाला हेल्थ का खर्चा लगभग पूरी आबादी का आपको खुद निर्वहन करना पड़ता है। एक दूसरा आंकड़ा आप अगर देखिए कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, अगर हॉस्पिटलाइजेशन का केस बनता है, एक हॉस्पिटलाइजेशन के केस में आपके अपने जेब से कितना खर्च जाता है, हिंदुस्तान में लगभग पंजाब के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यूपी का है। एक हॉस्पिटलाइजेशन के केस में कम से कम जो अभी का हाल का फिगर है वो आपका लगभग 23,000 रुपया है। तो वो सीधे के सीधे आपके जेब से जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का सरकारी सपोर्ट सिस्टम नहीं। तो जैसा मैंने ये कहा कि इतनी आप खर्च कर रहे हैं, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बट बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद आपने कुछ पैसा खर्च किया, भले वो 5% आपके बजट का हो या 1.5% पूरे जीडीपी का हो, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है और वो पहले की स्थिति कैसी थी और आज की स्थिति कैसी है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि
हॉस्पिटल वगैरह, या फिर आपका सब सेंटर्स कितने हैं हेल्थ के, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम सेंटर्स कितने हैं, या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने हैं। जो हमारा रिक्वायरमेंट है, ये जो आंकड़े मैं आपके सामने में रखने वाला हूँ, वो भारत सरकार का दिया हुआ आंकड़ा है, जो हर राज्यों के लिए आंकड़े जारी करते हैं। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अगर कहीं पे है तो वो उत्तर प्रदेश में है। बुरी स्थिति कहने का मतलब ये कि जो आपका रिक्वायरमेंट है और जो आज की तारीख में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसके बीच का जो गैप है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है। 2017 में जो सब सेंटर्स का गैप था वो लगभग 10,000 था। रिक्वायर मतलब शॉर्टफॉल जो था वो बढ़ करके कैसा गैप है, मैं फिर से समझना चाह रहा हूँ क्लियरिटी से थोड़ा सा। गैप कहने का मतलब ये, या शॉर्टफॉल कहने का मतलब ये कि आपकी जरूरत, आपके भारत सरकार की जो व्यवस्था है वो ये बताती है, कमिटी ये बताती है कि हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से कितने सब सेंटर्स होने चाहिए, कितने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए, कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होने चाहिए। ये तमाम चीजें समय समय पर भारत सरकार बताती है। 2017 में हमारे यूपी के अंदर में कितना था और कितनी जरूरत थी, उसके बीच का जो अंतर है वो अंतर बढ़ा है। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि पिछले, अगर आप 3 साल या 4 साल में तुलना करें, 2017 से 2020 की तुलना करें, तो वो जो अंतर है वो बढ़ता हुआ दिखता है। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप सब सेंटर्स की बात करें तो 10,000 के लगभग में 10,500 सब सेंटर्स की कमी थी। जो गैप था 10,500 सब सेंटर्स था, वो बढ़ करके लगभग 14,500 सब सेंटर्स का हो जाता है 2020 में। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 1573 का गैप था। जितना आपको रिक्वायर है, जितनी जरूरत है और जितना आपके पास में है, उसके बीच में 1500 का गैप है। वो बढ़ करके 3,000 का गैप हो जाता है 2020 में। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो आपका रिक्वायरमेंट 475 था, जो गैप 475 था, वो बढ़ करके 750 हो जाता है 2020 में। कहने का मतलब ये कि भले नंबर बढ़े हों, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज्यादा बढ़ा है। और आपका रिक्वायरमेंट क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ा है और आप उस रफ्तार के साथ काम नहीं कर पाए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड नहीं कर पाए, जिसके वजह से आपका जो शॉर्टफॉल है वो बढ़ता चला गया। और इसका हम लोग देखें, व्यापक रूप से देखते हैं, जो भी, क्योंकि ये जो हेल्थ केयर सेंटर्स मैंने आपको गिनती करवाया अभी, वो हमारे हेल्थ व्यवस्था का, स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत ही बेसिक आधार है। अगर ये लड़खड़ा गया तो हमारा पूरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो खत्म हो सकता है या बर्बाद हो सकता है, या फिर उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो और ये चीज हम लोगों ने देखा, अभी कोविड का ही समय था जिसमें हम लोगों ने देखा कि कितना व्यापक तरीके से इसका पूरे हिंदुस्तान में ही इसका नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ा। जिस जगह पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स या फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स या फिर सब सेंटर्स, ये जहां पे बेहतर तरीके से काम कर रहे थे, वहां पे बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए सरकारी तंत्र मौजूद थी और उससे उन्होंने कोविड के सिचुएशन को डील करने की कोशिश किया। भले नंबर ऑफ केसेस आपको ज्यादा दिखते हों, और उसकी भी एक अलग कहानी है, शायद उसको भी ब्रीफली मैं आपके सामने में रखूंगा, कि भले नंबर आपको ज्यादा दिखते हों केरल में, महाराष्ट्र, लेकिन उस नंबर्स के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि लोगों तक स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंची या नहीं पहुंची। अगर हमारा बजटरी प्रोविजन में प्रॉब्लम हो, उसके साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में हम लोग इस तरह का स्कैर्सिटी देखने को मिल रहा हो, और उसके बाद हम लोगों को ये भी देखने को मिल रहा हो कि लोग के जेब के ही ऊपर में उनका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य व्यवस्था आपने एक सामुदायिक रूप से खराब किया, जिसमें किसी एक की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो खराब होने के बाद में जब वो अस्पताल ढूंढ रहे हैं या फिर हेल्थ केयर सेंटर ढूंढ रहे हैं तो उनको वो मिलता नहीं। तो ये तमाम चीजें जो हम लोगों को कोविड के पीरियड में दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लीजिए। हिंदुस्तान में अभी हाल में ही यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड नेशन के अंदर में, उसने एक स्टडी कंस्टिट्यूट किया जिसमें लोगों का ये उद्देश्य था कि हिंदुस्तान के कुछ राज्यों को कोविड मैनेजमेंट के आधार पे उनको थोड़ा सा स्टडी किया जाए, समझा जाए। उसमें मैं भी एक एक्सपर्ट के रूप में उसमें शामिल, उस कमेटी में। हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं, मुख्य रूप से ये 3 राज्य हैं। अंडमान निकोबार को अगर थोड़ा सा क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो उसको साइड रखते हैं,
जो बड़े राज्य हैं उसमें से सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पे आपको टेस्ट पॉजिटिविटी रेट वो डेथ रेट से कम है। और ये तभी संभव है जब आप टेस्ट करने में कोताही करते हो, लोगों को आइडेंटिफाई करने में कोताही करते हो। मैं कोविड का एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोविड के केस को आप डिटेक्ट करने में फेलियर रहे हैं, यूपी उसमें से प्राइम एग्जांपल है। और उसके बाद आपके यहाँ पे अचानक से एक्सप्लोजन होता है जब वो डेथ सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नदियों में देखने को मिला। उसका एक पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन भी हो सकता है, लेकिन मैं पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें भी जो सही इंडिकेटर हो सकता है कि कोविड के मैनेजमेंट को आपने कैसे किया और लोगों तक आपने कैसे पहुंचाया स्वास्थ्य की सेवाओं को। उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम देखने की कोशिश करें डेथ रेट क्या रहा, कोविड से मरने वालों की संख्या। जहां पे आपको कोविड से ज्यादा लोग इन्फेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, वहां पे जो डेथ रेट है वो 0.9 बनता है और यूपी में उससे कहीं ज्यादा बन जाता है डेथ रेट। तो ये चीज अपने आप में एक्सपोज करता है जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको। लेकिन मैं इसके साथ में ये भी चीज अंडरलाइन करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि यूपी की स्थिति आज अचानक से नीचे से दूसरे पायदान पे या निचले पायदान पे पहुंच गई। स्वास्थ्य के आधार पर अगर हम देखें तो यूपी का कोई खास बेहतर स्थिति नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिकेटर्स हैं या फिर स्वास्थ्य के आउटकम्स के इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि पिछले 5 साल में कुछ बेहतर करने की कोशिश हुई भी नहीं और स्थिति जो थी उससे ज्यादा खराबी हुई है, उससे बेहतर हुई है। ये जो आंकड़े हम लोग कोट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी, डेथ रेट और उसके पहले के जो भी शॉर्टफॉल के आंकड़े थे, ये सारे भारत सरकार के आंकड़े हैं ना? जो कोविड के आंकड़े थे वो भारत सरकार ही जारी करते हैं जी। और जो मैंने शॉर्टफॉल वगैरह बताया आपको, नंबर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नंबर्स, वो भी जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार वहीं से जारी किए जाते हैं सभी राज्यों के बारे में, वहीं से ये आंकड़े लिए गए। चलिए, हेल्थ पे बात हम कर रहे हैं और हेल्थ पे एक बड़ा आर्गुमेंट है। मतलब हम जाते हैं चुनाव में या घूमते हैं तो जो सरकारी तंत्र है, सरकारी अमला मिलता है। मौजूदा सरकार में अगर बात करें तो मौजूदा सरकार की बात कर सकते हैं। पिछले की सरकारों ने क्या किया, मुझे वो बाद में वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए साहब, हमने मेडिकल कॉलेजेस बनवा रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, वो एक जरूरी कदम है, वो होना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और इतने सारे तंत्र के बाद भी लोगों का प्राइवेट अस्पतालों की तरफ अगर रुख ज्यादा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों का सरकारी व्यवस्था में भरोसा थोड़ा कमजोर है। तो मुझे ये लगता है बार बार, आपका क्या कहना है इस पे कि क्या ये ट्रेंड जो है कि हम अस्पतालों के लिए पैसा दे, मतलब हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से अस्पताल बनते हैं और फिर हम प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज की फीस भी भरते हैं? मनीष जी। जी बिल्कुल, ये स्वास्थ्य ऐसी चीज है, अगर मान लीजिए कि किसी भी स्थिति में कोई भी महामारी हो, कोई भी वल्नरेबल सिचुएशन हो, उसके अंदर में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित कौन होते हैं? जिनके पास में ऑलरेडी वो गरीब या वो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, वो ऑलरेडी उससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना उनमें ज्यादा होती है। अगर उन्हीं के ऊपर में हम एक लचर स्वास्थ्य व्यवस्था उनके सामने में रख दें तो उनके जेब से होने वाला जो खर्च है स्वास्थ्य के ऊपर में, वो बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है उनके पूरे इनकम। आगे जाकर के हम लोग अभी जब बहस कर ही रहे हैं तो आगे हम देखेंगे कि आखिर लोगों के रोजगार पे, लोगों की इनकम पे क्या असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ खास परिवर्तन नहीं है, लेकिन आप स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है और एक महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। स्वास्थ्य के ऊपर होने वाले खर्च बहुत बड़ा खर्च है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन के केस में उत्तर प्रदेश के अंदर में 23,000 रुपया खर्च हो जाता है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये पंजाब के बाद दूसरे नंबर पे है खर्च। ये चीज अपने आप में ये दिखाता है कि सरकारी, जो आपने बताया कि सरकारी बाबू जो दावे कर रहे हो, ये बात बिल्कुल सही है, जिसको मैं एजुकेशन के मामले से भी जोड़ने की कोशिश करूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सिटीज ऐड हो गए, ये बात बिल्कुल सही है कि मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो गए, लेकिन जितना आपको करना था उतना आपने नहीं किया। एक बड़े प्रदेश के हिसाब से आपको जितना करना था आपने नॉमिनली किया और उसको आपने ज्यादा प्रचार प्रसार करके दिखाने की कोशिश या बताने की कोशिश की, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसका सही सही आपको इंडिकेटर्स में आपको दिखने लगता है। और ये चीज आंकड़ों में दिख रहा है, ये भारत सरकार के बताए हुए जो जानकारी है उसमें दिख रहा है कि जो आपका रिक्वायरमेंट था उस रिक्वायरमेंट से
बहुत कम आपने किया है, और इसी की वजह से जो आपका गैप है वो बढ़ता चला गया। लोगों के ऊपर में जो लोग खर्च करते हैं उसमें स्वास्थ्य के ऊपर में जितना खर्च होता है उसमें से ज्यादातर हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 100% की आबादी अपने जेब से ही खर्च कर रही है और उनके पास में कोई भी पब्लिक प्रोविजनिंग नहीं है हेल्थ के मुद्दे को लेकर। और ये बहुत सारे राज्यों से बहुत पीछे है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 ही राज्य इस तरह के कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे पब्लिक प्रोविजन बिल्कुल जीरो है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा है मनीष जी कि हम पूर्ववर्ती सरकारों की परफॉर्मेंस को भी रेट कर सकें या कंपेयरिंग स्केल पे डाल सकें, ऐसा कुछ है हमारे पास पैमाना? जी बिल्कुल, वही इसलिए मैंने आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताई, जिसमें ये चीज़ दिख रहा है कि पहले भी जैसे मैं अब 2017 की बात बताऊँ। 2017 में अगर आप देखें कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स या फिर आपको सब सेंटर्स हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के अंदर में किस राज्य में सबसे ज्यादा गैप है, तो वो भी उत्तर प्रदेश का है। वो भी उत्तर प्रदेश का है, चाहे वो सब सेंटर्स हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर में बेड्स हो या फिर जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हो या फिर तमाम तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपको स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चाहिए, उन तमाम चीजों के अंदर में जो रिक्वायरमेंट और जो आपकी जरूरत है वो, और जो आपके यहाँ पे इन पोजीशन आज की तारीख में आपके पास में है, 2017 के भी आंकड़े यही बताते हैं कि आपकी स्थिति बेहतर नहीं थी और यूपी निचले पायदान पे ही था, किसी किसी मामले में दूसरे नंबर पे, नीचे से दूसरे नंबर पे या नीचे से पहले नंबर पे। यूपी और बिहार में हमेशा ये कंपटीशन चलता रहता है नीचे के पोजीशन के लिए। तो इन तमाम आंकड़ों से ये चीज, लेकिन जो बात मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ इन तमाम आंकड़ों के साथ में, वो ये कि स्थिति स्वास्थ्य के मामले में बेहतर तो नहीं हुई है लेकिन बदतर जरूर है, और ये चीज हाईलाइट करने की जरूरत है। चलिए अगले मार्कर की तरफ चलते हैं। अगला मार्कर है शिक्षा। मतलब जिन मूलभूत चीजों के आसपास हमारा जीवन टिका होता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनमें से कुछ मार्कर्स पे बातचीत की जाए। शिक्षा, उस क्षेत्र में क्या स्थिति है मनीष जी? जी बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा के बारे में अगर हम लोग देखें, आपने ही बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐड हुए, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हों या फिर इस तरह के जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि नंबर में बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 साल में। जो स्थिति पहले थी उससे बेहतर हुई है, इसमें अंडरलाइन करने में कोई बुरी बात नहीं। दूसरी चीज जो कही जा सकती है कि पिछले 5 साल के अंदर में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उत्तर प्रदेश में वो बेहतर हुआ है, लेकिन फिर यहाँ पे वही बात घूम फिर करके आ जाती है कि जो आपका जरूरत है, जो आपकी जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से आपने किया या नहीं किया। और उसके लिए एक इंडिकेटर जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ वो ये कि स्टूडेंट टीचर रेशियो। हम लोग देखे हैं यूपी में तमाम कई सालों से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के कहानियां होती हैं। शिक्षक भर्ती के इस बार तो एग्जामिनेशन होते होते रह गया, पेपर लीक हो गया। तो ये तमाम तरीके की समस्या आती रहती हैं, और जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है उत्तर प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की, ह्यूमन रिसोर्स की, ये सारे बिल्डिंग्स जो आपने बनाए हैं उस बिल्डिंग को चलाने के लिए वो लोग आज की तारीख में आपके पास में बहुत कम है। और यही कारण है कि जो आपका स्टूडेंट टीचर रेशियो 2017 में था उससे ज्यादा बुरी स्थिति में आज आप पहुंच गए हैं। जो स्टूडेंट टीचर रेशियो था, मतलब उस समय में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 48 स्टूडेंट्स के ऊपर में एक टीचर थे, 44 स्टूडेंट्स के ऊपर में एक टीचर थे, और 2020 के अंदर में वो चीज बढ़ करके 48 हो जाते हैं। 48 छात्रों पे वो एक टीचर है, और ये हिंदुस्तान के अंदर में आप बाकी राज्यों से अगर तुलना करें तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है पूरे हिंदुस्तान के एवरेज के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो नंबर ऑफ हायर एजुकेशन में इंक्रीज है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में इंक्रीमेंट है, लेकिन जो आपका स्टूडेंट टीचर रेशियो है उसके अंदर में इंप्रूवमेंट नहीं है, जो इस बात को भी दर्शाता है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन व्यवस्था को चलाने के लिए जो चाहिए वो उतना बेहतर स्थिति में नहीं है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर में। उसमें और भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है।
और यानी आप 2017 की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये समझ में आता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कितना किया, और 2021 में हम आते हैं तो ये समझ में आता है कि मौजूदा मतलब ये कि जो पहले की सरकार ने 2017 तक कहाँ पे लाके छोड़ा, और आपने और कितने वहां पे से कैरी फॉरवर्ड जो करके ये कहा आपको सरकार, बेहतर कर इन्होंने सकते थे। कितना आगे तक उसको लेकर के गए। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में इनको आप नंबर दे सकते हैं कि इन्होंने कुछ बेहतर किया। आप इनको नंबर दे सकते हैं कि कुछ नया हायर एजुकेशन, टू बी प्रिसाइज इन्होंने 9 यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन इन्होंने ऐड किए पिछले 5 साल के अंदर में। तो इसमें आप उनको पूरे नंबर दे सकते हैं, लेकिन इससे क्या मूलभूत परिवर्तन हम लोगों को दिखता है? जो आपने खर्च किए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर में, या फिर वो खर्च करने के बाद जो आप आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसका आपको सच में दिखता है या नहीं दिखता है? तो सही बात ये है कि आज की तारीख में वो नहीं दिख रहा है। उसमें आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, और खासकर आपको शिक्षकों की भर्ती के ऊपर में काम करने की जरूरत है। हम लोग जब यूपी घूम रहे थे ना, तो एक बड़ी रोचक चीज थी। युवाओं ने मतलब हमें घेरा था, लल्लन टॉप की टीम को घेरा था कि सर सरकार रोजगार नहीं दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मतलब उनके अपने कई कई बार होता था ऐसी ऐसी बहसों में, कई कई बार पॉलिटिकल किस्म के बयान आते थे, कई कई बार सरकार पे पॉलिटिकल किस्म के आरोप लगते थे। हमें कई कई बार पार्टी से ज्यादा ये समझ में आना, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई सरकार ने क्या काम किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द गठबंधन दे आर हैविंग। मेरी ये इच्छा रहती है हम लोगों की कि यार सरकार ने कितना काम किया। तो सरकार की बात करते करते कभी पॉलिटिक्स की बात करते थे, तो वो तो मैं उतना नहीं काउंट करूंगा। लेकिन कई कई जिलों में मुझे बंदे मिलते थे जो 9-9 10-10 एग्जाम के मुझे नाम गिनाते थे कि सर ये एग्जाम कैंसिल हो गया, ये हुआ था, ये इसकी भर्ती उसकी भर्ती 16 में आई थी तो 18 में नहीं हुई, तो 17 में आई थी तो 19 में, जो भी थी। और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप और यूपी सरकार के दावे हैं 4.5 लाख नौकरियां दे देने के, मतलब वो टारगेट नहीं है, वो ये कहते हैं कि वो उन्होंने दे दिया। ऐसा स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या उनके है? दावों को लेकर के मेरे पास में कोई क्रिटिकल इवेल्युएशन आज की तारीख में नहीं, और मुझे नहीं पता कि वो आंकड़े कैसे जोड़ करके वो बता रहे हैं। लेकिन एक जो कहानी आपने बताई कि सरकारी सरकारी नौकरियों को लेकर के जो क्रेज लोगों के अंदर में है, आज की तारीख में भी है, और जिस प्रदेश के बारे में आप बता रहे हैं, यूपी या बिहार को भी बेहतर जानते हैं, इन सभी जगह पे आखिर क्यों है? एक तरफ हम लोग देखते हैं कि हम एक ऐसी आर्थिक नीति को लेकर के चल रहे हैं जिसमें हम सब कुछ को प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्राइवेट करने की कोशिश के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है? हमारा उद्देश्य ये होता है कि प्राइवेट को अगर हम करेंगे तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। 30 साल गुजर गए, और लेकिन ये रेवेन्यू भी आएगा सरकार के पास। सरकार के पास रिवेन्यू आएगा। रिवेन्यू तो खैर सरकारी संस्थानों से ज्यादा बेहतर आ रहा था। पेट्रोल का एक बार हम लोगों ने जिक्र किया कि पेट्रोल में किस तरह से प्राइवेटाइजेशन उसमें आपके अर्निंग को कैसे खा गया। खैर, तो जो एक ब्रॉड आर्थिक नीति को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उसके अंदर में प्राइवेटाइजेशन को लेकर के हम लोग तमाम दावे कर रहे हैं, और उसमें से एक दावा रोजगार के ऊपर में भी है। लेकिन जब रोजगार जनरेट करने की बात होती है, तो कितने भी इन्वेस्टमेंट आ जाए, आप इन्वेस्टमेंट ले आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, लेकिन उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता नहीं है, और लोगों का भरोसा उनके अपने निजी अनुभव के आधार पे है, और जो गलत अनुभव नहीं है। और आप फील्ड पे रह करके आ चुके हैं, और आपको ये बेहतर बता सकते हैं कि लोगों का अनुभव सच में इस आधार पे है कि उन्होंने वो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। वो सरकारी नौकरी के लिए भी भाग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो प्राइवेट नौकरी की भी तलाश कर रहे हो। वो कोशिश कर रहे हैं कहीं भी कुछ रोजगार के अवसर मिल जाए, वो वहां पे चले जाएंगे। दिक्कत ये है कि रोजगार के अवसर प्राइवेटाइजेशन के इस दौर में हुआ नहीं है उतना, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। वहां पे भी यही जो संकट है वहीं पे गहराया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर में अगर हम लोग देखते हैं, और एम्प्लॉयमेंट का सवाल और एग्रीकल्चर का सवाल दोनों ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि दोनों को साथ में ले लेते हैं। यूपी के अंदर में तमाम आंकड़े जो हमारे पास में आज की तारीख में भी है, जीडीपी का हिस्सा बहुत कम आता हो एग्रीकल्चर से, लेकिन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट के आधार पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा आज भी है यूपी के लिए। अगर आप सिचुएशन असेसमेंट सर्वे का आंकड़ा देखें तो जो ग्रामीण परिवार हैं उसके लगभग 65% कृषि उनके लिए मूल इनकम का स्रोत है। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा लें, जो पीएलएफएस का डेटा है,
आता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो एनुअली आ रहा है अभी, अगर हम उसके आंकड़े को ले तो भी हमें 50% का वर्क फोर्स सीधा सीधा एग्रीकल्चर में कंसंट्रेटेड दिखाई देता है। तो नौकरी आपके नौकरी के लिए या एम्प्लॉयमेंट के साधन, आय के साधन के तौर पे कृषि आज भी एक मूल स्रोत है। और ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, ये हम तब समझेंगे जब हम कृषि से होने वाले आय को देखेंगे, और वो कोई बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है। पिछले 5 साल का भी हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या परिवर्तन हुआ। मैं अभी जब आपने मुझे बताया कि हम लोग इस पे प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो मैं यूपी के आंकड़े देख रहा था और मुझे ताज्जुब हुआ ये नोट करते हुए कि जो 2016-17 में जो नंबर्स ऑफ वर्कर, शेयर ऑफ वर्कर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, वो 2% बढ़ गया है यूपी के अंदर पिछले ये 2016-17 से 2019-20 के बीच। एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर का, सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिपेंडेंस, एक किसी परिवार का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर में बढ़ गया है पिछले कुछ समय में। और ये एक मतलब वो रेगुलर किस्म की नौकरियों से बाहर हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपका बेरोजगारी का एक असर यूपी के अंदर में दिख रहा है। बेरोजगारी जो यूपी के अंदर में जो भयानक तरीके का बेरोजगारी है, उसका माइग्रेशन के ऊपर में भी असर पड़ता है। यूपी बिहार से माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान में यही 2 प्रदेश हैं जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा माइग्रेशन का यहीं से है, ओरिजिनेट होता है। तो कृषि के ऊपर में डिपेंडेंस जो है ग्रामीण परिवारों का उत्तर प्रदेश के अंदर में वो बढ़ा है पिछले 4 साल 3 साल के अंदर। और वो एक इंडिकेटर के तौर पे एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है एक अर्थशास्त्री के लिए या फिर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनके लिए भी। अर्बन एरिया में भी अगर हम देखें तो जो कैजुअल वर्कफोर्स है, परमानेंट या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय का मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो वर्कर कैजुअल है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो उनका प्रोपोर्शन 2017 में 16-17 में दिख रहा था, वो था 10.4%। और वो 2019-20 में बढ़ करके, ये कोविड से पहले का पीरियड है, 10.7%, 11% लगभग हो जा रहा है। तो कैजुअल वर्कर हो चाहे फिर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस हो, ये अगर लोगों को अपने इनकम के लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है तो ये कोई ज्यादा इंप्रेसिव सिचुएशन नहीं है एक अर्थव्यवस्था के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, क्योंकि हम लोग जब चुनाव में जा रहे थे, लोकसभा के चुनाव के टाइम पे, तो उस समय में जो रिपोर्ट आए हुए थे, जो रिलीज नहीं हुआ था उस समय, जो बाद में रिलीज हुआ चुनाव के रिजल्ट के बाद, उसमें ये पता चला कि पिछले 45 साल में हिंदुस्तान में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे थी। तो जाहिर सी बात है कि उस बेरोजगारी के दर से थोड़ा इंप्रूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में हुआ और उसका रिफ्लेक्शन यूपी में भी दिखता है। लेकिन बेरोजगारी यूपी के अंदर में आज की तारीख में भी 4.4% के आसपास में है, जो कि कोई बेहतर नंबर एक प्रदेश के लिए नहीं हो सकता है। इसीलिए ये कहना कि जो नंबर आपने दिए कि सरकार दावा कर रही है कि हमने इतने नौकरी दे दी है, उस नंबर्स को बहुत ही क्रिटिकली देखने की जरूरत है। सिर्फ इस आधार पे नहीं कि कितने लोगों को नौकरी मिली या नौकरी से बाहर निकल गए या फिर वो वापस किसानी में चले गए या फिर वो मनरेगा के कामों में चले गए, लेकिन हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि जिस नौकरी में वो गए उनकी इनकम वहां पे क्या हुई, इनकम का ग्रोथ हम लोगों को क्या दिखता है। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि रूरल ग्रामीण इलाकों में, यूपी के ग्रामीण इलाकों में जो नॉन एग्रीकल्चरल वेज है वो प्रतिदिन 222 रुपया हुआ करता था 2016-17 के अंदर, और वो बढ़ करके 286 रुपया प्रतिदिन हो गया 2019-20 के अंदर में। लेकिन ये बढ़ोतरी आपको 2022 से 222 से 286 का जो बढ़ना है, वो आप अगर ऑल इंडिया एवरेज के साथ कंपेयर करें तो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगता है। आज की तारीख में यूपी में जो वेज है, जो नॉन एग्रीकल्चरल रूरल वेज है, वो है 286 रुपया प्रतिदिन। हिंदुस्तान का एवरेज बनता है 315 रुपया प्रतिदिन। अगर आप केरल जैसे राज्यों के साथ में तुलना करें तो वहां पे 600 रुपया प्रतिदिन, 600 रुपये से भी ज्यादा है आज की तारीख में प्रतिदिन जो वेज है। तो इन तमाम चीजों के आधार पर हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का एक संकट तो है। एम्प्लॉयमेंट के संकट
का बहुत सारा डायमेंशन हमें दिखता है, जिसका हम लोग ये भी देखते हैं कि गांव की तरफ लोगों का लौटना एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, और जब गांव की तरफ लौट रहे हैं तो कृषि उनको एक ऐसा डेस्टिनेशन दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है जहां पे वो जा सकते हैं आसानी से, और वहां लोग जा रहे हैं। और वहां जाने का मतलब ये नहीं कि उनको इनकम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि धरती तो उतनी ही है, लैंड तो उतना ही है। उसी लैंड पे जो आप 47% परिवार खा रहे थे, उसी पे आप 50% परिवार खाएंगे। तो ये जो 3% का एक्स्ट्रा डिपेंडेंस लैंड के ऊपर में बढ़ रहा है, वो कोई इनकम में रिफ्लेक्ट होगा जरूरी नहीं। और जब हम लोग इस चीज को देखते हुए अगर मनरेगा की भी बात कर लेते हैं इसमें, तो मनरेगा भी लोगों को एब्जॉर्ब करने के लिए कोशिश तो करता है एक स्कीम के तौर पे, लेकिन मनरेगा की भी अपनी एक फाइनेंशियल लिमिटेशन है, और जिसमें सब ज्यादा जिम्मेदारी भारत सरकार की है राज्य सरकारों की तुलना में। उसमें आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर में जो नेट बैलेंस है मनरेगा का बजट का, उत्तर प्रदेश का नेट बैलेंस वो निगेटिव बैलेंस है, और वो लगभग वहां पे 850 करोड़ रुपए की कमी मनरेगा के फंड में, मनरेगा का जो उत्तर प्रदेश का फंड आप डेडिकेटेड पूल जो है उनका, हाँ, मतलब जो उन्होंने मनरेगा में आज तक जो उन्होंने खर्च किया, अच्छा, चाहे वो सामान खरीदने पे, चाहे वो बेच देने पे, और जितना उनको जरूरत था पैसा, उसके बीच में एक निगेटिव डिफरेंस आपको दिखाई देता है। इसका मतलब ये कि फंड की कमी से गुजर रहा है मनरेगा का स्कीम आज की तारीख में, और वो बहुत बहुत ही क्रिटिकल कमी है मनरेगा के अंदर में। मैंने आपको बताया कि 850 करोड़ रुपए की कमी सीधी आज की तारीख तक जितना काम हो चुका है उसमें है। भविष्य के काम को आप छोड़ दीजिए, ये ऑलरेडी 850 करोड़ की कमी झेल रहा है। और इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव किसके ऊपर में है? इसका दुष्प्रभाव मजदूरों के ऊपर में है। 110 करोड़ रुपया मजदूरों का बकाया है आज की तारीख में। मनरेगा में जो काम करने वाले उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, उनका बकाया जो उनको नहीं दिया गया मेहनताना, वो 110 करोड़ रुपया बनता है टोटल। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो जब लोगों के पास में उनके जेब में पैसा जाएगा नहीं, और एम्प्लॉयमेंट का आप तमाम दावे नंबर्स बताते चले जाओ, उसमें मनरेगा का भी नंबर हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड इन सम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के भी कुछ हो सकता है, लेकिन क्या लोगों के आय में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? और ये जो आंकड़े मैंने आपके सामने में रखे, वो दिखाता है कि सच में आय में कोई परिवर्तन हम लोगों को दिखता नहीं यूपी के अंदर। चलिए, और अब आप कृषि की तरफ डेविएशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास समय कम है, और चलते चलते मनीष जी कृषि पे बात करते हैं। उस सेक्टर की हालत क्या है, इधर लोग जा रहे हैं? कृषि के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक बड़ा सोर्स है कृषि, लेकिन जब कृषि को नेग्लेक्ट करते हैं आप, तो कृषि से होने वाले इनकम को भी आप नेग्लेक्ट करते हैं, वो भी आपके से नजरअंदाज हो जाता है। पूरे साइक्लिक चेन को ही आप डिस्टर्ब कर देते हैं कृषि वाली। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कृषि की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कृषि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है, लेकिन उसके बाद कृषि के अंदर में आपके जो स्कीम्स हैं, जो आपके तमाम तरीके के आपने अनाउंसमेंट कर रखे हैं, उसका क्या प्रभाव आपको दिख रहा है कृषि के अंदर में, वो भी एक महत्वपूर्ण स्थिति बन जाता है। इसमें खास तौर पे जाते जाते अगर मैं आपको बोलूं कि जो कृषि के ऊपर में, अगर सिर्फ कृषि के ऊपर में जो अगर हम डिपेंडेंस देखें, तो होता क्या है हिंदुस्तान में कि जो लोग कृषक परिवार हैं, जो खेती किसानी करने वाले परिवार हैं, उनके लिए आय का स्रोत सिर्फ कृषि नहीं, वो अपने आय की भरपाई करने के लिए, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग चीजों में काम करते हैं। कोई कैजुअल वर्कर हो जाते हैं, दूसरे के खेतों में काम करते हैं, या फिर मनरेगा में काम करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, या फिर शहर चले जाते हैं ऑफ सीजन में, जो एग्रीकल्चरल ऑफ सीजन है उसमें शहर जाकर काम करते हैं, या किसी दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं काम करने के लिए। तो ये तमाम तरीके के चीजें वो करते हैं अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए, और अलग अलग तरीके के वो डेस्टिनेशन को ढूंढते हैं। जो सिचुएशन असेसमेंट सर्वे हमारे पास में 2012-13 का था, उसमें जो कृषक परिवार का डिपेंडेंस कैजुअल वर्कर के रूप में, मतलब आपका एक इनकम का पूल है, उसके अंदर में इनकम का कुछ हिस्सा आप कैजुअल वर्क करके, कैजुअल लेबर के तौर पे जब काम करते हैं उसका है, दिहाड़ी मजदूर के तौर पे, या फिर
जो आपको कृषि से होने वाले इनकम है उसका कुछ हिस्सा है। अगर आप तुलना करें 2012-13 से 2018-19 का, तो आपको बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देता है कि जो इनकम का हिस्सा आपका दिहाड़ी मजदूरी से आता था वो बढ़ गया है। वो 25% था पहले, अब 38% बढ़ गया। और इसका मतलब ये कि जो आपका टोटल इनकम है उसके अंदर में जो एग्रीकल्चर से होने वाला इनकम है वो श्रिंक किया है, उसमें कमी हुई है। और ये जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ लोगों का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे बढ़ रहा है लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम श्रिंक कर रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के ऊपर में इसका क्या असर पड़ता होगा। क्या असर पड़ा होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक आखिरी हिस्सा जिसके बिना मुझे लग रहा है कि कृषि की बात कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में गन्ना किसान के बारे में गन्ना किसान की बात न करें। और गन्ना किसानों को लेकर मुझे एक चीज कहनी है, गन्ना किसानों का पेमेंट बहुत बड़ी समस्या होती है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, और हर सरकार का ये दावा होता है कि हमने सबसे अधिक पेमेंट किया, और लगभग कमोबेश सारी सरकारें चुनावी वर्ष में आके गन्ने का दाम बढ़ाती है। आपकी क्या असेसमेंट? गन्ने का दाम बढ़ाती है, जो खरीद मूल्य है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है कि कुछ एरियर का कुछ हिस्सा मिल जाए किसानों को, ताकि इलेक्शन के माहौल में उसका कुछ फायदा मिल सके। और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और हमेशा से रहा है। वहां पे राजनीतिक पार्टियां ही बनती हैं इस आधार पे कि गन्ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पे। क्योंकि आपने एरियर का जिक्र किया, एरियर के मामले में ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो गन्ने किसानों का जो बकाया राशि, वो हमेशा से बहुत बड़ा नंबर रहा है। लेकिन उस नंबर का पिछले 5 साल में क्या हुआ और 5 साल पहले की स्थिति क्या थी, ये जो आपका कोर सवाल है इस पूरे एपिसोड के लिए, अगर हम उसको फोकस करें तो पिछले 2019-20 का जो भारत सरकार का लेटेस्ट रिपोर्ट जो बताता है शुगर केन के ऊपर, भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बकाया था किसानों का, गन्ना किसानों मिलों के ऊपर। पूरे हिंदुस्तान में 10,342 करोड़। उसमें से 2019-20 के अंदर में उसमें से अकेले उत्तर प्रदेश का हिस्सा 82% है, सिर्फ 18% में बाकी तमाम राज्य हैं। ये 19-20 की स्थिति है। 2016-17 में क्या स्थिति थी? 2016-17 में पूरे हिंदुस्तान के गन्ना किसानों का बकाया जो था वो लगभग 4,600 करोड़ था, और उसमें से उत्तर प्रदेश का हिस्सा 14.5% था, 15% लगभग मान सकते हैं उसको। तो जो और 2016-17 में सबसे ज्यादा बकाया गुजरात में था और उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे नंबर पे आता था 2016-17 में। वो चौथे नंबर से तो ऊपर चला ही गया, लेकिन ये जो नंबर है आपका 14.5%, उससे बढ़ करके वो 82% पे चला जाता है एरिया। तो आज की तारीख में ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों के बकाया का जो मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में भी अगर हम देख लें तो वो मुद्दा बहुत हद तक सिर्फ उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। और अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर में आज की तारीख में, या आज की तारीख में नहीं, जो आंकड़ा भारत सरकार का दिया हुआ है उसके आधार पर हम देखें तो 19-20 में 8,500 करोड़ रुपए का किसानों का बकाया था, जो एरियर था 8,500 करोड़। ये बहुत बड़ा नंबर है, अब बहुत कुछ चेंज कर देता है। तो ये चीज आखिरी में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखें, हेल्थ के बारे में देखें, या फिर एजुकेशन के बारे में देखें, इन तमाम चीजों में जो एक चीज यूपी को लेकर के हम लोग देख रहे हैं और समझ सकते हैं वो ये है कि कुछ हिस्से में सरकार काम की है लेकिन वो काम का असर नहीं दिख रहा है, और जहां पे काम की ही नहीं है तो असर दिखेगा ही नहीं, चाहे वो हेल्थ का मुद्दा हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, या फिर कृषि का मुद्दा हो। अगर ये शिक्षा के मामले में काम भी की है तो उसका भी असर अभी नहीं दिख रहा है। उसमें ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में सरकार को काम करने की जरूरत है। चलिए, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। एक तो फ्राइडे वाला खर्चा पानी होता है, उस पर ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि अब सोमवार को मिलेंगे, 2 दिन की छुट्टी होगी। तो 2 दिन की छुट्टी है, मतलब वीकेंड है, अब सोमवार को मिलेंगे। और अगले हफ्ते मनीष जी आपके जो सवाल अगर आते हैं, कुछ अच्छे सवाल अगर आप देते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, तो मनीष जी उनको सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और एक और राज्य की चर्चा करेंगे, वो राज्य है पंजाब।
पंजाब की इकॉनमी पे अगले हफ्ते हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ललन टॉप की टीमें जाएंगी फील्ड में, तो फील्ड में फिर से निकलेंगी सारे राज्यों में, सारे चुनावी राज्यों में, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन सारे राज्यों में हम घूमेंगे, देखेंगे कि क्या चुनावी माहौल है, क्या ग्राउंड पर मिल रहा है। हमारे साथी प्रमोद जी कुछ दिनों तक वो खर्चा पानी में अब आपसे मुखातब होंगे, उनसे मिलेंगे, हम भी आते रहेंगे, वो भी आते रहेंगे। ललन टॉप पे खर्चा पानी चलता रहेगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।